हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे साल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो साल 2024 से लेकर के 2025 तक, यानी सितंबर 2024 से लेकर के सितंबर 2025 तक पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स यहाँ डिस्कस करेंगे और टोटल प्रश्न यहाँ पर होंगे 300। आज के इस सेशन में हम लोग 300 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग शामिल कर लेंगे। आपकी परीक्षा के लिए एक मतलब कंप्लीट क्लास होगी करंट अफेयर्स की। तो इसमें डिस्कस करते चलेंगे एडिशनल फैक्ट्स को भी। तो आप लोग बड़े धैर्य के साथ में इस क्लास में बने रहे। एक ही क्लास में आपका ये पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राखी जी, नेहा जी, ऋचा जी, काजल जी, साजिदा जी, रुचि जी, सॉरी ऋचा जी, सना जी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए जल्दी से। आपको मेरी ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? किरण जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताएं जल्दी से, हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। आप लोग सेशन को सारे लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी हमारी, अगर आप लोग का साथ रहेगा तो, क्योंकि 300 प्रश्न हैं, 300 क्वेश्चन है आज की क्लास में। और ये क्लास काफ़ी दिन से हम लोग वेट कर रहे थे इसका। आइए जल्दी से, पहले सारे लोग सेशन को इसको लाइक कर दीजिए। तो आप लोग तैयार हैं करंट अफेयर्स के इस क्लास के लिए? मैं एक बार सेशन को शेयर कर देता हूं, तब तक आप लोग वेट करिए, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। फिर कंटिन्यूअसली क्लास करते रहेंगे अपनी, मतलब क्वेश्चंस को ले लेंगे फिर शुरुआत में ही। तो आज यहाँ पर कई सारी कैटेगरी हैं जिसमें हम ये क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो है कई सारी कैटेगरी हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। और साथ ही खेल पर आधारित हैं और जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ये सारे करंट अफेयर्स आज के इस सेशन में रहेंगे। तो आप लोग जल्दी से आएँ। मैं थोड़ा सा इस सेशन को शेयर कर दे रहा हूँ, बाकी हम लोग बस स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो क्वेश्चन अधिक है हमारे पास में आज। चलिए भाई, हाँ पहला प्रश्न लेते हैं आज का। पिंकी जी, किरण जी, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं, बस हो गया सेशन शेयर। एक सेकेंड। हाँ, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब ज़्यादा वेट नहीं करेंगे हम, हमको शुरू करना है अपना ये सेशन। भजन जी प्रणाम, गुड आफ्टरनून। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। साल 2025 की ये करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास है, जिसमें सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर के 300 प्रश्न की मैराथन क्लास है। तो आइए पहला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, 10वां फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ पर होगा? देखिए, 10वां फीफा विश्व कप का जो आयोजन करने वाला है वो ब्राज़ील देश करने वाला है। ब्राज़ील इसका आयोजन करेगा। और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, दक्षिणी अमेरिकी जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप में ये पहला देश है जो इसका आयोजन करवा रहा है, ठीक है? दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में प्रथम देश है जो फीफा महिला विश्व कप का आयोजन करवाएगा। सवाल नंबर दूसरा, 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? याद रखिएगा, एशियाई खेलों को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, एशियाड। आपसे पूछा गया ये प्रश्न, एशियाड किसको कहते हैं? एशियाड जो है एशियन गेम्स को कहा जाता है। सबसे पहली बार जो एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था साल 1951 में किया गया था, और इसका सौभाग्य हमें ही मिला था, भारत। और भारत में ये कहाँ पर हुआ था इनका आयोजन? दिल्ली में। ये प्रथम आयोजन है। लेटेस्ट आयोजन कहाँ पर होगा? जापान में होगा। जापान के 2 शहर हैं, इन शहरों के नाम याद रखिएगा, आइची और नागोया। यहां पर इनका आयोजन किया जाएगा। सवाल नंबर अगला, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ? तो देखो, जर्मनी में इसका आयोजन किया गया 2025 में, और जर्मनी के कौन से? राइन और रूहरवारा क्षेत्र। अगला 2027 में इसका आयोजन कहां होगा?
2027 में ये आयोजन कौन कराने वाला है? 2025 में तो हो चुका है, 2027 में इसको दक्षिणी अमेरिका, सॉरी माफ कीजिएगा, दक्षिणी अमेरिका नहीं, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया देश इसको होस्ट करेगा, साउथ कोरिया कंट्री। सवाल अगला देखें, राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम का आयोजन किस राज्य में होगा? सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम का आयोजन 2027 का आयोजन किस राज्य में होगा? आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा कहां पर है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में होगा? नेशनल गेम्स का आयोजन कौन करेगा? अब देखो, ये जो नेशनल गेम्स हैं ये हैं 39वें नेशनल गेम्स। इनका जो आयोजन है ये मेघालय राज्य करने वाला है, लेकिन हमारे पास 38वां जो नेशनल गेम है ये 2025 में हुआ है, और इसका आयोजन किसने किया है? उत्तराखंड राज्य ने, उत्तराखंड ने इसका आयोजन किया है। इसमें विजेता टीम के बारे में पूछता है, अभी भी प्रश्न आते हैं इस पर, तो सर्विसेज, इसका एक टीम है जो ये है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये इसकी विजेता टीम रही 2025 के 38वें खेलों की। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर होगा? तो इसका आयोजन होगा इंग्लैंड के अंदर। इसका आयोजन कहां पर होगा? इंग्लैंड के अंदर होगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर अगले पर आए। भारत के चिकित्सा स्वास्थ्य पर्यटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखो, भारत में चिकित्सा, अगला सवाल देखें, भारत में चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में, यानी विदेशों के ऐसे लोग जो भारत में इलाज करवाने के लिए आए हैं, उसमें कितने % की वृद्धि? तो चिकित्सा स्वास्थ्य पर्यटन किसको कहते हैं? जो विदेशी लोग जब भारत में अपने ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए आते हैं, तो उसको बोलते हैं चिकित्सा स्वास्थ्य पर्यटन। ऐसे में पिछले वर्षों के मुकाबले में अभी जो वृद्धि देखी गई है वो 33% की है। 33% वृद्धि हुई है बाहर से आने वाले विदेशी पर्यटकों की अपने इलाज के लिए भारत में। तो ये उद्योग जो है, अगर आप इस उद्योग को देखोगे, इस उद्योग में 9 बिलियन डॉलर है इसका, मतलब 2023 का डेटा है। इसमें अगर आप देखेंगे 6.6 लाख पर्यटक जो है भारत में आए हैं अपने इलाज के लिए। आगे देखें, विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में किसे भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ अस्पताल नामित किया गया है? भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किसको नामित किया गया है? तो भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में है एम्स कहां पर है? दिल्ली के अंदर। और अगर आप देखें विश्व में, ये तो हो गया भारत में सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ अस्पताल, लेकिन विश्व में अगर आप देखें इसका स्थान कितना है? 97 स्थान है इसका विश्व में। इसका स्थान विश्व में 97 स्थान है। आगे देखेंगे, मृत्युदंड और फांसी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा फांसी दी गई है? साल 2024 में किस देश में सबसे ज्यादा फांसी दी गई है? सेशन को आपसे रिक्वेस्ट है, सभी लोग, जितने भी लोग आगे सेशन से जुड़ेंगे, आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा लोग इसमें जुड़ पाएं। ठीक है भाई, प्लीज आइए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सेशन ज्वाइन करते रहिए। हम लोग जो है प्रश्नों पर ज्यादा बातचीत करेंगे ताकि आपका कंटेंट ज्यादा हो जाए आज की क्लास में। तो देखिए, इसमें इस वाली रिपोर्ट को जारी किसने किया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्लोबल ने। एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्लोबल ने ये रिपोर्ट जारी की है। अब 2023-24 में अगर आप देखोगे, 2023-24 में देखोगे, इसकी वृद्धि हुई है, 32% वृद्धि हुई है। अब इसमें शीर्ष स्थान पर अगर आप देखेंगे, शीर्ष स्थान पर ईरान है। ईरान में पिछले साल में 972 लोगों को फांसी दी गई है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया है जिसमें 345 लोगों को फांसी दी गई है, और थर्ड नंबर पर है ईरान। तो ईरान इराक में 63। तो ध्यान रखिएगा, ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया में ये प्रावधान है, मतलब इतनी फांसियों का प्रावधान है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जीवित बचा एकमात्र नागरिक किस देश का है? देखो, लगभग जितने भी टॉपिक हो सकते हैं वो हमने सारे कवर अप करने की कोशिश की है इसमें। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें। आइए आगे चलते हैं। देखिए, अहमदाबाद विमान दुर्घटना में कितना जीवित बचा एकमात्र नागरिक किस देश का है? अहमदाबाद जो विमान दुर्घटना हुई थी, ये विमान कहां से कहां जा रहा था? देखो, गुजरात से ये विमान जाने वाला था। कहां पर? गुजरात से ये विमान जाता लंदन, यूके, लंदन। ठीक है, लंदन, यूके।
साथ ही अब इसमें देखो, इसमें टोटल जो सवारी थी, टोटल सवार कितने लोग थे डेटा बता देते हैं, कभी आ ही जाए ये प्रश्न यहाँ से। 242 लोग इसमें टोटल सवार थे, 242 लोग टोटल सवार थे इसमें, जिसमें से यात्री अगर आप देखेंगे, जो यात्री थे वो 230 यात्री थे, 230 यात्री थे, जिसमें क्रू के सदस्य अगर आप देखें, क्रू मेंबर्स में कितने थे, 12 लोग थे। और इनमें से टोटल में से जो मृत्यु हुई है 241 लोगों की, 241 लोगों की जब ये मृत्यु हुई है, तो इसमें भारतीय कितने थे, भारतीय यात्री कितने थे, 169। इसमें से एक था इसमें कनाडा का जो नागरिक था, कनाडा का, उसमें एक नागरिक था। साथ ही ब्रिटिश नागरिक थे इसमें, ब्रिटिश नागरिक थे इसमें 53, और 7 थे पुर्तगाल के नागरिक, पुर्तगाल के नागरिक थे इसमें 7। तो ऐसे याद रखना है। तो इसमें एक ही व्यक्ति जिंदा बचा था और वो ब्रिटेन का नागरिक था, उसका नाम आपको ध्यान है। चलिए, तो विश्वास कुमार रमेश, उसका नाम क्या था, विश्वास कुमार रमेश, विश्वास कुमार रमेश, यही नाम था। चलिए अगला देखें, सवाल नंबर अगले पर आते हैं। आईएलओ के अनुसार भारत में लगभग कितने लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत कवर किए गए हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे परीक्षा के लिए, ठीक है। इसको देखें, आईएलओ के अनुसार, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में लगभग कितने लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा के तहत कवर किए गए। तो भारत में जो सामाजिक सुरक्षा के तहत, जो सोशल सिक्योरिटी के तहत है, 94 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, 94 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक। आगे देखें, और इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये जो पॉपुलेशन है टोटल हमारे देश की कितनी होती है, 64.3% होती है। अब ये 2015 का समय था, उस समय ये थी 19% लोग जो है सामाजिक सुरक्षा में कवर थे। और अगर आप इसमें 2024 तक का ये आंकड़ा देखें 10-11 सालों का, तो ये 64.3% हो गया बढ़ करके, इतनी आबादी का। अब देखो, इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें सबसे ज़्यादा लोग कवर किए गए हैं, लगभग 51.6 करोड़ लोग, ध्यान रहेगा। इसके बाद दूसरा नंबर आता है पीएम ज्योति बीमा सुरक्षा योजना, ज्योति सुरक्षा बीमा योजना, 23.6 करोड़ लोग ऐसे इसमें शामिल किए गए। आगे देखें, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है। इसको देखिए, तो ये है जम्मू कश्मीर के अंदर किस जिले में किया गया, रियासी जिले में, रियासी जिले में किया गया है। और ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर किया गया है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सी नदी पर है, चेनाब नदी पर है, चेनाब रिवर पर किया गया है। उल्लास नवभारत साक्षरता, उल्लास एक कार्यक्रम है, उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाले देश का दूसरा राज्य कौन है, बताइए, दूसरा राज्य कौन बना है। उल्लास कार्यक्रम के तहत ये जो है, अगर आप देखेंगे, उल्लास कार्यक्रम के तहत में जो प्रथम राज्य है, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम राज्य कौन सा है, तो प्रथम राज्य है मिजोरम, दूसरा राज्य है कौन सा, गोवा, सेकंड है गोवा, सेकंड पूछा है, थर्ड है, तीसरा है केरल, सॉरी तीसरा केरल नहीं है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा है। और प्रथम यूटी अगर आपसे पूछे, प्रथम यूटी अगर आपसे पूछेगा तो लद्दाख है, लद्दाख है, लद्दाख इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो, गोवा है इसमें सेकंड, गोवा है इसमें सेकंड, सबके हमने लिस्ट बना दी। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये प्रोग्राम आपका 2022 में आया था, और इसमें क्या किया गया, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वयस्क होंगे उनको साक्षरता और उनमें साक्षरता और साक्षरता कौशल में इनके एक तरीके से सुधार लाने के लिए इसको लाया गया था। उल्लास नवभारत सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ये कार्यक्रम 5 वर्ष के लिए 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2022 से लेकर के 2027 तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो इसका जो फुल फॉर्म है उल्लास का, ULLAS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसी के जैसा एक और मिशन पहले आया था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, कभी दोनों में से किसी भी प्रश्न पूछ दें, 1988 में आया था ये। आगे चलें, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ये है CR पाटिल के द्वारा की गई थी। CR पाटिल कौन है, ये हैं जल शक्ति मंत्री,
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री या केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन इसको शुरू किया गया है। अब इसमें कुल मिलाकर के राज्य और स्टेट और यूटी कुल मिलाकर कितने 34 इसमें हैं। और कितने जिलों को शामिल किया गया है इसमें? 761 जिले शामिल किए गए। कितने गांव लिए गए इसमें? 21,000 गांव लिए गए हैं। 21,000 गांव लिए गए। आगे देखें, इंडस लिपि पाठ्यवाचन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इंडस लिपि पाठ्यवाचन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में इसको आयोजित किया गया है। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान, मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया है, ठीक है। आगे देखें, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम NDDP, ये इसका बजट कितना है? 2000 जो 25-26 वाला बजट आज हम लेंगे उसके क्वेश्चन भी, उस बजट में क्वेश्चंस लिए हमने सारे के सारे। तो इसमें देखो, इसमें बताना है कितना है, तो 2790 करोड़ है। अच्छा, डेयरी विकास के लिए कार्यक्रम ये आया था काफ़ी पहले। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत नई डेयरी सहकारी समिति कितनी स्थापित करने की बात की गई थी? 10,000 नई डेयरियों को स्थापित करने की बात की गई थी। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना को कहाँ पर रेखांकित किया गया है? तो ये है गोरखपुर, हरियाणा। आप कहेंगे गोरखपुर तो है उत्तर प्रदेश में, तो देखो हरियाणा का जो फतेहाबाद जिला है, हरियाणा का फतेहाबाद जिला है, उस फतेहाबाद जिले में एक गांव है, इसका नाम है गोरखपुर गांव, ठीक है, गोरखपुर गांव हरियाणा में। आगे चलें, रायसीना, अब ये 10वां है, 10वां रायसीना संवाद या 10वां रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में। और इसका जो थीम है, जो विषय है, इसका जो थीम है वो है कालचक्र, 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 लोग, शांति और ग्रह, लोग, शांति और ग्रह, ग्रह। अगले उस पर आते हैं क्वेश्चन पर। 10 क्वेश्चन हो गए टोटल, 10 नहीं 19 हो गए। आगे देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। सेशन जो भी लोग जुड़ रहे हैं, ये सेशन लाइव है हमारे बिल्कुल, और आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा जो भी जुड़ते जा रहे हैं। बीच में हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे बातचीत, सीधे चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस के उत्तर ध्यान रहें। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में किस जिले में छत्रपति शिवाजी के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की बात की गई है? तो ये स्मारक किया जाएगा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। आगरा जिले में एक मीना बाजार है, ठीक है, ठीक है, मीना बाजार। यहाँ पर किस राज्य ने पोटी श्री रामल्लू प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी? आंध्र प्रदेश के एक समाज सेवी, एक आंदोलनकारी हुए थे। उस वक्त जो है इन्होंने ही सबसे पहले तेलुगु भाषा के आधार पर जो है राज्य को क्रिएट करने की मांग की थी, पोटी श्री रामल्लू, ठीक। तो ये कहाँ से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से। तो इनकी प्रतिमा बनाने की बात की जा रही है। और इस समय जो आंध्र प्रदेश के CM हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की है, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू। और ये जो प्रतिमा अमरावती में लगेगी, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। 58 फीट ऊंची, 58 फीट ऊंची ये स्टैचू होगी। पारंपरिक भोजपुरी प्रदर्शन गीत गवई है। भारत और किस देश के सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करता है ये, ठीक है। तो देखो सारी कैटेगरीज को हमने लगभग छूने की कोशिश की है, इसमें ऐसा नहीं है। तो 300 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे कवर अप होने की चांस पूरे हैं इसमें। ये है मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदू आबादी अधिक मात्रा में है, और ये भारत और जो मॉरिशस के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करता है। और आप जानते हैं मॉरिशस से एक प्रश्न भी आ सकता है कि किस देश को मिनी इंडिया कहा जाता है? तो मॉरिशस इज नोन एज मिनी इंडिया, मॉरिशस इज नोन एज मिनी इंडिया। गीत गवई को किस वर्ष मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता मिली थी? साल 2016 में इसको मान्यता मिली थी। आगे चलते हैं। सवाल अगला, हिमालयी क्षेत्रों में जनगणना की शुरुआत कब से होगी? आप जानते हैं जो 2011 की जनगणना है वो अंतिम जनगणना थी, और वो 15वीं जनगणना थी। 16वीं जनगणना की शुरुआत हो रही है, और ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 अक्टूबर 2026 से, 1 अक्टूबर 2026 से ये शुरुआत हो रही है। अब इसमें सबसे पहले जो शुरू हो रहा है ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। ये यहाँ पर ये है हिमालयी क्षेत्र जहाँ पर ये पहले शुरू हो रही है। भारत के अन्य भागों में कब से शुरू हो रही है? अन्य भागों में अगर आप देखेंगे 1 मार्च 2027 से, भारत के अन्य भागों में ये 1 मार्च 2027 से शुरू हो रही है। और ये भारत की 16वीं जनगणना होगी,
16वीं जनगणना होगी, 16वीं जनगणना होगी जो 2026 से शुरू हो रही है। और आज़ाद भारत की ये 8वीं होगी स्वतंत्रता के बाद से, और ये 2 चरणों में होगी। 16वीं जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, 2 चरणों में। आगे देखें, हरत महोत्सव, हरत महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अब आप लोग यहाँ पर इसको रुकिए, अभी चलते हैं हम आगे। हाँ, थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं बस डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ अभी। आप इसको देखिए, हरत महोत्सव का आयोजन, तो जो कश्मीरी पंडित हैं, ठीक है, कश्मीरी पंडितों के द्वारा इसको जो है आयोजन किया जाता है, इस हरत महोत्सव का, हरत महोत्सव का। इसकी पीडीएफ सबको मिल जाएगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें सारे लोग, टेलीग्राम पर सबको ये पीडीएफ मिल जाएगी, सबको भिजवा देंगे इस क्लास के बाद, ये इवनिंग तक भिजवा देंगे। इसमें जो कुछ जैसे एडिशनल डेटा ऐड करवा रहे हैं वो सब इसमें ऐड करके आपको दे देंगे, तो इसके लिए आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। हाँ, हम क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर अगला है, लोक माता अहिल्या देवी, सवाल नंबर अगला देखें, लोक माता अहिल्या देवी महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसको तैयार करने में काफ़ी समय लगा है, वैसे तो 2 से 3 दिन लग गए हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको पहले करवा दें हम परीक्षा से पहले ही। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, एमपी में भोपाल में देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भाग लिया। और इस आयोजन में अगर आप देखें, मालवा की प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। 300वीं जयंती, 300वीं जयंती, ठीक है, 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट या आयोजन इसका किया गया था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो बस्तर जिले की जनजाति महिला कलाकार हैं डॉक्टर जयमती कश्यप, डॉक्टर जयमती कश्यप को दिया गया है, ठीक है, जयमती कश्यप। बस्तर जनजाति किससे संबंधित है? ये बस्तर जनजाति, बस्तर जनजाति से संबंधित है, ठीक है, बस्तर। तो ये जो है लोक और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान दिया है, लोक और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान, पारंपरिक कलाओं में योगदान। आगे चलते हैं हम लोग, सवाल नंबर अगले पर आते हैं। ताप्ती बेसिन, अगला सवाल देखें, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त पहल है? ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त पहल है? तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त पहल है ये। इसका उद्देश्य जल संकट से जूझ रहे जो क्षेत्र हैं उनके भूजल स्तर को बढ़ा करके सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति पूरी करनी है, ठीक है। आगे चलें। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6वीं सेमीकंडक्टर यूनिट कहां पर लगाई जाएगी? भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6वीं सेमीकंडक्टर यूनिट कहां पर लगाई जाएगी? तो इस यूनिट को लगाने वाली जो कंपनी है, एक तो है HCL, ठीक है, एक है फॉक्सकॉन, एक है फॉक्सकॉन। ये कंपनियां मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण में जो जेवर एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक लगाएंगी। तो जेवर एयरपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ पर मिलेगा जेवर एयरपोर्ट? ये मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नोएडा में, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा। पंचायत उन्नति सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी श्रेणी में है? इसको देखें, सवाल नंबर अगला, पंचायत उन्नति सूचकांक में कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी श्रेणी में रहा है? तो 2022-23 के लिए पहला उन्नति सूचकांक जारी किया गया है। ये 2022 और 23 के लिए प्रथम उन्नति सूचकांक जारी किया गया। गुजरात में सबसे ज़्यादा 346 पंचायतों के साथ अग्रणी रहा, 346 पंचायतें, ठीक है, 346 पंचायतों के साथ ये अग्रणी पर है। और इसके बाद में शीर्ष पर दूसरे स्थान पर है तेलंगाना सेकंड, और इसमें 270 ग्राम सभाएं रहीं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार छोटे राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसमें देखेंगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर आइए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार छोटे राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में अगर आप देखें कर्नाटक, बड़े राज्यों में तो आप देखेंगे कर्नाटक है प्रथम स्थान पर, बड़े राज्यों में कर्नाटक है फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है, पहला स्थान। इसके बाद आंध्र प्रदेश सेकंड पर है, आंध्र प्रदेश इसमें सेकंड पर है, ठीक। छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान मिला है, छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम, और इसमें सेकंड है हिमाचल, छोटे राज्यों में। आगे आए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अद्यतन विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना प्रतिशत है? भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना प्रतिशत है? आईएलओ की जो अद्यतन विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक कवरेज जो 2021 में 24% था, अब 2024 में जो है बढ़ करके डबल हो गया है जस्ट, तो ये 48.8% है, 48.8% है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार लगभग कितने करोड़ लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में कवर किए गए हैं? इसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी आपसे, इसके बारे में अभी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस प्रश्न को बताइए। तो डेटा है वो 94 करोड़ का, लेकिन ऑप्शन में अभी नहीं है अवेलेबल, तो 92 करोड़ हमें चुनना होगा। क्लियर? भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है? भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला, देखो स्थानीय भारतीय भाषाओं में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचाने की जो मांग बढ़ी है, उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ठीक है। निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के जो केंद्रीय बजट आया था उसमें राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की घोषणा की थी। याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं उसको, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन 2021-22 के बजट में इसको बताया गया था, ठीक। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भाषिनी को 3 वर्ष की अवधि हेतु 4 जुलाई 2022 को जो है लॉन्च किया गया था। इसको 2022 में इसको लॉन्च किया गया, और भाषिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा इसमें पहला राज्य बना है। भाषिनी को कब लॉन्च किया गया था? भाषिनी को कब लॉन्च किया गया था? तो अभी देखा हमने 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। आगे आते हैं, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास कहां पर किया गया है? प्रश्न अगला देखें, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास मोदी जी के द्वारा किया गया है, और इसका शिलान्यास मोदी जी के द्वारा किया गया है मध्य प्रदेश के खजुराहो में, मध्य प्रदेश के खजुराहो में, मध्य प्रदेश के खजुराहो में। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? एक बार सेशन को सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर दें ताकि दूसरे लोगों तक भी क्लास पहुंच जाए। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास ही पहुंच जाए क्लास। अभी जो लोग नहीं जुड़ पाए सेशन से वो भी जुड़ जाएंगे। तो भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? ये है मसाली, ठीक, मसाली भारत का पहला सीमावर्ती गांव घोषित, सौर गांव घोषित का है। कहां पर है ये? गुजरात में। गुजरात में किसी जिले में तो होगा, बनासकांठा, बनासकांठा जिले में है, बनासकांठा जिले में। आगे चलें, सवाल अगला। तो इसमें क्या है, देखो इस गांव को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इन सब सवालों को। जितने भी सवाल हमने लिए हैं आज के सेशन में आपके लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। हमने पूरी कोशिश की है कि प्रश्न आपको यहीं से मिल जाए परीक्षा में। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन अगर आप देखें, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है, ठीक है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में किया गया, सोनीपत में, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में, ठीक है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत। भारत के प्रथम रोबोटिक टूर गाइड को क्या नाम दिया गया? अब देखो भारत का पहला टूर गाइड भी बना दिया है रोबोटिक वाला, ठीक है। भारत का पहला रोबोटिक, ऐसे आप देखते हैं टूर पे जो गाइड करते हैं तो रोबोटिक, तो इसमें क्या है, भारत के पहले टूर गाइड का रोबोटिक नाम क्या है? इसको संविद नाम दिया गया है, संविद, इसको नाम दिया गया है संविद। आगे चलें,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक कितने प्रतिशत तक करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें जो सकल नामांकन का जो लक्ष्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये 27% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है। 50% इसको पहुंचाने का लक्ष्य है, ठीक है, 50%। शहरी शासन सूचकांक में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? शहरी शासन सूचकांक में अगर आप देखें, प्रजा फाउंडेशन है एक, प्रजा फाउंडेशन शहरी शासन सूचकांक लॉन्च करिए, इसमें दूसरा संस्करण है ये। इसमें बिहार को मिला है इसमें 15वां स्थान, 15। आप कहेंगे बिहार को तो मिला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है इसमें? उत्तर प्रदेश को इसमें मिला है 16वां, ठीक है, 16वां स्थान प्राप्त हुआ है इसमें, उत्तर प्रदेश को 16वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जो लोग सेशन से अभी जुड़ रहे हैं जस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आगे चलें। प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम विकास अभियान में कितने गांवों को शामिल किया गया है? इसमें थोड़ा सा वेट करें आप लोग। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में लगभग कितने गांव शामिल होंगे? तो इसमें लगभग 63,000 गांवों को शामिल करने की बात की गई है, ठीक है। तो 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोग इसमें लाभान्वित होंगे। गांवों की संख्या 63,000 है इसमें। केंद्र सरकार ने किस पत्तन को तत्काल, अगला सवाल देखेंगे, केंद्र सरकार ने किस पत्तन यानी पोर्ट को तत्काल प्रभाव से महापत्तन घोषित कर दिया है? महापत्तन किसको घोषित किया गया है? अगले क्वेश्चन पे आइए, इस सवाल को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। केंद्र सरकार ने किस बंदरगाह को या किस पत्तन को महापत्तन घोषित किया गया है? किसी के पास कोई उत्तर? चलिए इसको अभी रोकते हैं, सेशन के अंत में इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेशन के अंत में इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, इस प्रश्न को डिस्कस करेंगे आगे। किस राज्य को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में प्रथम स्थान मिला है? देखो कौन सा राज्य ऐसा है जो नेशनल पार्क हैं और जो हमारे कंजर्व्ड एरियाज हैं उनके प्रबंधन में, मैनेजमेंट में किसको पहले स्थान दिया गया है? अच्छा सवाल है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अनुसार जो केरल है, केरल को सबसे ज़्यादा अच्छी रेटिंग इसमें दी गई है, ठीक है, केरल राज्य को सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है। अब आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है? याद रखिएगा मैक्सिमम नेशनल पार्क कहाँ पर है? मैक्सिमम नेशनल पार्क वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। आगे चलेंगे, इसमें आपसे पूछेगा सर्वश्रेष्ठ, और उसके बाद में सेकंड मिला है कर्नाटक को। देखो फर्स्ट तो हो जाएगा केरल, सेकंड हो जाएगा कर्नाटक, थर्ड हो जाएगा पंजाब, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में यूटीज में चंडीगढ़ को प्रथम मिला है। चंडीगढ़ को इसमें प्रथम मिला है यूटीज में, अगर आप पूछेगा आप तो। आगे देखेंगे, सवाल नंबर अगले पर आए। सेशन को जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, सेशन को आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में घोषित किया गया है? भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ घोषित किया? तो केरल राज्य वन्य जीव बोर्ड के अनुसार अरलम अभयारण्य, इसका नाम है अरलम अभयारण्य। अरलम अभयारण्य भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया। पश्चिमी घाट में फैला हुआ है, 55 वर्ग किलोमीटर में है, 55 स्क्वायर किलोमीटर में है। यहाँ पर इसी अभयारण्य में 266 से अधिक तितलियों की प्रजातियां मिली हैं। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है ये, ठीक। आगे देखें, भारत किस देश के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? भारत किस देश के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो ये अगर आप देखेंगे कौन सा देश है ये? नॉर्वे की कंपनी है एक, ठीक है, उसके साथ में नॉर्वे की एक कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, तो भारत की हो जाएगी, ठीक है। दूसरी नॉर्वे की है कोंग्सवर्ग कंपनी, ठीक
ठीक है, कोंग्सवर्क कंपनी। लोकतंत्र संतुष्टि में विश्व में भारत का स्थान बताइए। लोकतंत्र संतुष्टि में भारत का विश्व में स्थान बताइए। लोकतंत्र संतुष्टि में, अगला प्रश्न देखेंगे, लोकतंत्र संतुष्टि में भारत का स्थान बताइए। तो प्यू रिसर्च सेंटर है एक, प्यू रिसर्च सेंटर है, इसने एक सर्वे जारी किया है। इस सर्वे का नाम मैं आपको यहां मेंशन कर देता हूं। यह है स्प्रिंग 2025 ग्लोबल एटीट्यूड, थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा आपको, एटीट्यूड सर्वे। इसके अनुसार भारत के 74% लोग अपने देश की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से संतुष्ट है। अर्थात भारत के 74% लोग यहाँ के किससे, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक ढांचा है इससे जो है एक तरीके से संतुष्ट हैं। दूसरा, तो ये भारत के लोग अगर इतना संतुष्ट हैं तो विश्व में कौन से स्थान पर है ये? भारत सेकंड स्थान पर है। तो भारत की रैंकिंग इसमें 70 है। अब इसमें प्रथम किसको मिला है? प्रथम मिला है स्वीडन को। समझ में आ गया ये सवाल आपको सभी को? एक बार जरा बताइएगा। सेशन छोड़ के आप लोग ना जाइए प्लीज़, आप लोग बने रहिएगा। देखिए थोड़ा सा बने रहें तो सही रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। आगे चलते हैं। 16वीं शेर गणना, लायन की जो सेंसस तो नहीं कहेंगे, जनगणना होती हो, तो इसकी जो शेर गणना हुई 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाटिक लायनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? गुजरात का वन विभाग है, इसने 16वीं जनगणना जारी की है। एशियाई शेरों की संख्या अब जो है 891 हो गई थी, ठीक है। इससे पहले ये संख्या 674 थी, ठीक है, 674 थी। 5 वर्ष में बढ़ी है ये, 5 वर्षों में। तो एशियाटिक लायन अगर आपसे पूछेगा, एशियाटिक लायन गुजरात के किस नेशनल पार्क में है? तो गुजरात के गिर नेशनल पार्क में है। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में है। ये एशियाटिक लायन के लिए ही फेमस है। भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? भारत सरकार के अगर आप देखें स्वच्छ सर्वेक्षण 2025, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में के तहत अहमदाबाद, ठीक, अहमदाबाद देश का सबसे बड़ा स्वच्छ शहर है। देश का सबसे बड़ा स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले समूह में देखिएगा आप लोग, 10 लाख से ग्रेटर देन 10 लाख की आबादी से, ठीक है, 10 लाख की आबादी से अधिक वाले समूह में गुजरात पहले स्थान पर सबसे स्वच्छ शहर बना है। और इसके बाद भोपाल दूसरा बना है, भोपाल सेकंड है, ठीक है, और लखनऊ थर्ड पर है। इसमें लखनऊ थर्ड पर है, ठीक है, लखनऊ थर्ड, ध्यान रहेगा। आगे चलेंगे, क्रॉस वेरीफाई करते चलिएगा, कुछ आपको अगर लगता है तो मुझे बताइएगा। वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट आई है 2025 की। वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 के अनुसार कुल स्थापित तटीय पवन ऊर्जा में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय और जो भी है हम सब कुछ इसमें शामिल कर रहे हैं। तो वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 के अनुसार इस रिपोर्ट में भारत में अगर आप देखें चीन तो इसमें प्रथम स्थान पर है, भारत को इसमें 4th प्लेस मिला है। प्रथम स्थान पर इसमें चीन है और इसमें भारत 4th स्थान पर है। ये वाले PDF में हम मेंशन कर देते हैं ताकि आप बाद में पढ़ेंगे तो तुरंत आंसर भी याद रहेगा, एडिशनल फैक्ट भी याद रहेंगे। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे देखो, हमने रिपोर्ट पर सूचकांकों पर भी प्रश्न लिए हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य होंगे? इस सूचकांक में फिनलैंड को प्रथम स्थान दिया गया है। भारत की रैंकिंग इस सूचकांक में 0.685 SGI स्कोर के साथ 131वीं रैंक है। बताइए, अब पहली बात, मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को जो जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है, ये जारी करता है। पहली रिपोर्ट जो जारी की गई थी 1990 में की गई थी, प्रथम रिपोर्ट 1990 में की गई थी जारी, ठीक है, 1990 में। और इसमें इस रिपोर्ट में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, तो यहाँ गलत हो गया, इसमें आइसलैंड, कई बार ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूँ, आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर होगा, पहला गलत हो गया। भारत की रैंकिंग इस सूचकांक में अगर आप देखोगे तो ये स्कोर ठीक दिया है और इसमें यहाँ पर 131 नहीं है, भारत की रैंक 130 है, 130वां स्थान मिला। दोनों गलत हैं, ना तो एक सही है ना तो दो सही है, सही वाले याद रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रांड
फाइनेंस के द्वारा जारी जो ग्लोबल 500 जो 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बताइए। एक सेकंड अभी देखते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, जो आपका क्वेश्चन है, हाँ सवाल देखिए, भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यही वाला सवाल है। तो भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश का सबसे बड़ा स्वच्छ शहर, एक सेकंड रुकिए अभी देखते हैं इसको। देखो स्वच्छ सर्वेक्षण वाले में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में तो हमारा अवेलेबल है नहीं वो वैसे, ठीक है। इसको अभी रुकिए, देखो फिर से बता देते हैं आपको, क्लैरिटी इस क्वेश्चन पे कर देते हैं अभी आपकी, ठीक है। आपको देखो मैंने एक चीज़ बताई आपको यहाँ पर, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्वच्छ भारत जो शहर है उसमें अगर आप देखेंगे मोर देन 10 लैक्स, ठीक है, ये 10 लाख कैटेगरी बनाई हुई है अलग अलग। देखो एक तो बहुत छोटे शहरों की जिसमें 20,000 से कम आबादी है, ठीक है, और छोटे शहर है 20,000 से 50,000 आबादी तक के हैं, बड़े शहर है 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले, मिलियन प्लस शहर है 10 लाख से अधिक आबादी वाले। तो मोर देन 10 लैक्स वाले जो हैं उसमें अहमदाबाद प्रथम स्थान पर है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो मोर देन 10 लैक्स वाली कैटेगरी पर ये सवाल आपसे पूछा गया है, याद रहेगा आपको। तो ये जो, ठीक है, इसमें अहमदाबाद प्रथम स्थान पर होगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। इसका जो स्वच्छ सर्वेक्षण भारत का जो सर्वे है ना, उसका जो पोस्टर सरकार ने जारी किया है उसमें भी उसने ऐसे ही लिस्ट किया है जैसे हमने आपको बताया है, ठीक है। और एक सेकेंड, ये वाला सभी का आपको समझ में आ गया है, इसको एक बार और चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें एक और वो दिया हुआ है जो आप इसमें इंदौर को कह रहे हैं, ठीक है, इंदौर का भी इसमें दिया हुआ है, इंदौर का भी इसमें आता है। तो इसमें इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, ये आपने पढ़ा होगा है ना। तो उसमें जो सुपर स्वच्छ लीग सिटी हैं, सुपर स्वच्छ लीग सिटी में इंदौर प्रथम पे है, याद रहेगा। सबसे स्वच्छ शहर अगर आपसे पूछेगा, सबसे स्वच्छ शहर पूछेगा, तब आपको यही करना है उत्तर। और साथ में इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, सुपर स्वच्छ, इसको देखिए, सुपर स्वच्छ हिंदी में ही है ये, सुपर स्वच्छ लीग सिटी, सुपर स्वच्छ लीग सिटी में मोर देन 10 लैक्स में इंदौर प्रथम पर है, ठीक है, इंदौर प्रथम पर है। अब ठीक है, इंदौर प्रथम पर है, अभी समझ में आ गया सभी को। चलिए कुछ और अगर आपको लगे तो मुझे बताइएगा किसी और क्वेश्चन में भी। आगे चलते हैं हम लोग। ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है। कमल जी 300 क्वेश्चन हैं, 300 क्वेश्चन हैं टोटल, ठीक है, तो थोड़ा सा बने रहिए क्लास में। तो ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल सभी जानते हैं, एप्पल कहां पर है इसमें, एप्पल जो है विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड है, और इस सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड टाटा ग्रुप है, ठीक। विश्व में अगर आपसे पूछेगा, विश्व में तो हो जाएगा एप्पल, विश्व में हो जाएगा एप्पल, विश्व में हो जाएगा एप्पल, और भारत में हो जाएगा टाटा ग्रुप, ठीक है। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा जो कवच है ये किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है। गोल्डन डोम वाली जो, देखिए गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच जो है ये 20 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच को अनावरण किया गया था, अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका की। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर अगला। निम्न कथनों पर विचार करिए। मई 2025 में नाइजीरिया में लासा बुखार, नाम सुनिए, लासा बुखार से 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। लासा बुखार एक वायरल रक्तस्रावी बीमारी है। लासा वायरस की पहचान पहली बार 1969 में नाइजीरिया में हुई थी। तो पहला केस इसका देखा गया था, प्रथम केस इसका नाइजीरिया में देखा गया, प्रथम केस इसका नाइजीरिया में देखा गया था, ठीक है। तो ये
वायरस आमतौर पर जो खराब स्वच्छता वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये एक लासा जो है, लासा बुखार रक्तस्रावी बुखार है। तो एक इसमें सही हुआ, और नाइजीरिया के लिए गंभीर चुनौती है, दूसरा भी सही हुआ। इसमें दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंकिंग बताइए क्या है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर अगर आपको देखें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो फिनलैंड, ठीक है, प्रथम स्थान पर है, शीर्ष पर 8वीं बार लगातार इसमें प्रथम स्थान पर, सबसे खुशहाल देशों में। और इसमें भारत का रैंक आप बताइए, चलिए इसको बताइए जल्दी से। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बताइए, भारत की रैंकिंग बताइए मुझे। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 118 है, फिनलैंड प्रथम पर है और भारत की 118 है। याद रहेगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118 होगी, ना कि 115 उत्तर दिया आपने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा हिमनद संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, आगे देखें, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, एक सेकेंड। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा हिमनद संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसको घोषित किया गया है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, ये वर्ष किया है 2025 को घोषित, 2025, ठीक है। अब 21 मार्च को ध्यान रखिएगा, 21 मार्च को विश्व हिमनद या विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 21 मार्च को, 21 मार्च को। विश्व जल विकास रिपोर्ट, सवाल अगला देखें, सवाल नंबर अगला देखें। सूचकांक में कंफ्यूजन होती है। अब मैंने सूचकांक के कई सारे प्रश्न लिए हैं, आप चिंता ना करें, सूचकांक के भी कराते चलेंगे। भाई सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, जो लोग बाद में सेशन से जुड़ रहे हैं। ये वाले पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं 8700739033 पर इस पीडीएफ के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे, सवाल नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2001 से 2021 के बीच में जल की वैश्विक मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जल की डिमांड कितनी बढ़ गई है? तो 14% की वृद्धि हुई है, 40% की। तो इसका मुख्य विकास जो मतलब इसका कारण मुख्य क्या है? शहरी विकास की वजह से, शहरीकरण जो हो रहा है और आर्थिक विकास में उसकी बहुत आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, सूचकांक पे फिर प्रश्न आ गया है, सूचकांक पे फिर से प्रश्न आ गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस वर्ष सूचकांक में कुल 55 देशों को शामिल किया गया है। स्विट्जरलैंड इस देश में इस बार जो है प्रथम रैंक है इसकी, और भारत की रैंक इसमें 43 है, भारत की रैंक। तो देश में दोनों कथन सही हैं, ठीक है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, शुरू से देखते हैं। पहला कथन देखिए, इसका पहला कथन है इस सूचकांक में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं 55, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में प्रथम स्थान पर है अमेरिका, इसमें अमेरिका प्रथम पर है। यूएसए प्रथम कौन है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रथम पर है। दूसरा गलत। भारत की रैंक इसमें 43 है, ठीक है, भारत की रैंक इसमें 43 है। 1 और 3 सही होंगे, 1 और 3 सही होंगे, आप लोग भी देख लिया करें, ठीक है। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को होगा या 21 मार्च को? जरा एक बार चेक करिए। स्पैरो डे 20 मार्च को है या 21 मार्च को? एक बार चेक करिए। अगला देखें, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था किसको घोषित किया गया है? इस सूचकांक में भारत को मिली है 128वीं रैंक, इसमें भारत की रैंक है 128वीं, भारत की रैंक 128। अंतिमवें स्थान पर इसमें है, अंतिम स्थान पर है इसमें कोरिया, उत्तर कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। अब इसमें पहले स्थान पर बताओ कौन है? प्रथम स्थान पर बताओ। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था किसको घोषित किया गया है? सेशन को लाइक करते रहें, जो भी लोग बाद में जुड़ेंगे क्लास से। ये क्लास हमारी लाइव चल रही है, लाइव सेशन चल रहा है हमारा,
तो सिंगापुर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। कुल मिलाकर के 176 देश हैं इसमें शामिल किए गए हैं, 176। तो भारत को 128वां स्थान मिला है और इसमें आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में सिंगापुर पहले स्थान पर है। सिंगापुर पहले स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है सिंगापुर, प्रथम। देखो एडिशनल क्वेश्चंस पे डिस्कस करते चल रहे हैं तो थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। आप कभी ये सोचे सर उतने ही मिनट में पूरा होना चाहिए। विश्व प्रसन्नता, अगला देखें, विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न को देखिए। देखो विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन 15 से 16 मार्च में मियामी फ्लोरिडा में हुआ था, मियामी फ्लोरिडा में, ठीक है। फ्लोरिडा कहाँ पर है? फ्लोरिडा, फ्लोरिडा कहाँ पर है? यूएसए में, यूएसए में हुआ था इसका आयोजन। आगे देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश बताइए। पहला यूरोपीय देश बताइए। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? प्रश्न नंबर 61 पर आइए। तो इसमें अगर आप देखेंगे हंगरी देश है, हंगरी, ठीक है। हंगरी आईसीसी से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल या क्रिमिनल कोर्ट जो है, इससे अलग होने वाला, आईसीसी से बाहर होने वाला जो बना है, कौन है ये? हंगरी है। अब इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2002 में, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, 2002 में। अगले प्रश्न पर आए। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना आप लोग शुरू करें जल्दी से। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश है। और मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के साथ जो पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है इस पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश है। इसमें से देखो ये एक ही जैसा प्रश्न है, दोनों कथन एक जैसे ही हैं, इसमें कोई एक ही सही होगा, ठीक है। इसमें कोई एक ही सही होगा आपका, इसमें कोई एक ही सही होगा। हाँ जी, इसको बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे अभी। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला कौन से स्थान का देश बना है? तो ये इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा, केवल 2, ठीक है, केवल 2। तो मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला, अब देखो पहला अफ्रीकी देश, पहला भी है, पहला अफ्रीकी देश भी है और विश्व स्तर पर चौथा देश भी है, तो इसमें दोनों ही सही करेंगे हम लोग, ठीक है। ये दोनों ही सही हो जाएगा, फिर दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर भी बताना है। आगे देखेंगे प्रश्न, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 जिसका मुख्य विषय संभावना है, इस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? भाई क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी को? एक बार मुझे बताइएगा। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। तो संभावना जिसका अर्थ है, मतलब संभावना का अर्थ क्या ही बताएं आपको, ये सम्मेलन आपको ध्यान रखना है। आगे चलें। वैश्विक सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2024 में कितना प्रतिशत है? ये सवाल आज हमने 3 बार लिया है इस प्रश्न को, यदि आपने देखा हो 3 बार हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो ये कवरेज हमने देखा है, ये 48.8% है, 48.8% है। तो ये पहले जो थी, देखो 2021 में ये कवरेज जो है ये था 24.4% और ये बढ़कर के कितना हो गया 2024 में, यहाँ पर ये पूछा हुआ है आपसे 48.8%। अगला देखो, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीस फ्रांस में किया गया। ये सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसको फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा
संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। अगला देखें 51वें सवाल नंबर अगला है, 51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत के अतिरिक्त अन्य कितने देश जो है यहाँ पर शामिल हुए। तो इसमें देखो भारत के अलावा आमंत्रित देशों की संख्या थी 6 टोटल, मतलब 6 हैं भारत के अलावा 6 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा मैक्सिको, चौथा साउथ अफ्रीका, नॉर्थ कोरिया एंड यूक्रेन। याद हैं 6 के 6 देशों के नाम भी याद रखेंगे हम लोग। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस या इसको इब्का बोलते हैं, इसकी पहली बैठक 16 जून 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में इब्सा का महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक में जो है भूपेंद्र यादव, ठीक है, इस अलायंस के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अध्यक्ष बने हैं, और डॉक्टर SP यादव को महानिदेशक। ये क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये तो है, देखो इसकी अध्यक्षता इन्होंने की है, अध्यक्षता, और डॉक्टर SP यादव इसके महानिदेशक हैं, डॉक्टर SP यादव इसके महानिदेशक। आगे देखो संयुक्त राष्ट्र, अगला सवाल देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के मध्य काली कोलंबिया में आयोजित किया गया था। COP16 के विस्तारित सत्र का आयोजन कहां पर किया गया है? इसको देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 के जो विस्तारित सत्र का आयोजन है ये 2025 में रोम यानी इटली में किया गया है। इटली, ठीक है, इटली की राजधानी रोम में किया गया है। आगे चलेंगे, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024 में, इस सूचकांक में भारत की रैंक बतानी है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक या वैश्विक भूख सूचकांक, तो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की रैंक बताइए, इसमें क्या होगी? अब देखो 2024 में इसकी रैंक है 105, ठीक है, भारत में अगर आप देखेंगे 2024 में इसकी रैंक 5। अगर आप देखोगे 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 102, 102वां स्थान है भारत को। ठीक है, 2024 में, तो ये 2024 में है, 2024 में 105वीं रैंक है। तो कर्सन वर्ल्ड लाइट और जो वेंट हंगर हिल्फ ये सूचकांक जारी करती हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भारत की रैंक 102 है। अब इसमें देखो मैंने दोनों बता दिए यहाँ पर, दोनों ध्यान रखिएगा। 2025 में भारत की रैंक 102 है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करना। सवाल 2024 के लिए यहाँ हमने लिया है, लेकिन दोनों बता दिए हैं। प्रथम स्थान पर बताइए कौन है? वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान किसको मिला है? 99 किस में है? क्रॉस चेक करें जरा नेहा जी, 99 किस में है जरा बताइए, 99 किस में है? तो इसमें प्रथम स्थान किसी भी देश को नहीं मिला है। ठीक है, तो देखो चीन है, कुवैत है, ये सब इसमें अगर आप देखेंगे चलें, फिर आगे चलें। आगे देखिए सवाल अगला देखें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा संयुक्त रूप से जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स MPI बोलते हैं इसको, इसमें इसका जो विषय था संघर्ष के साथ मध्य गरीबी। इसके अनुसार भारत में गरीबी 2019 से 21 में कितने प्रतिशत रह गई थी? अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। 2025 में 102 रैंक है भारत की पिछले वाले सवाल की। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको। इसको देखेंगे तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की बहुआयामी गरीबी वर्ष 2015-16 में, तो देखो ये कितनी थी? 2015-16 में ये थी 27.7%, 7% थी। अब देखो ये अब कितनी हो गई? 16.4%, 16.4%। आगे देखो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सबसे ज़्यादा उदार देश है, भारत का स्थान बताइए इसमें। तो 2 क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हमारे।
वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है। इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? भाई सेशन को लाइक करके 100 लाइक तो पहुंचाइए कम से कम। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान इसमें कौन सा है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बताइए। देखो इसके बारे में अगर आप देखेंगे, हालिया रैंकिंग पहले तो ये 20वें स्थान पे था, अभी इसकी क्या होगी एक बार इसमें थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा, इसमें रुकिएगा हमको। इसमें बताइए, आपको आपको ध्यान है, ज़रा एक बार कंफर्म कीजिए। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 के अनुसार इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर है, इसमें भारत का स्थान बताइए। आपने पढ़ा हो तो एक बार बताइए मुझे, ये डेटा थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये 26वां स्थान है वैसे इसका, ठीक है। इसमें 26वां ही है, जरा एक बार देख लीजिएगा। चलिए सर जी, आंसर भी अपने पास ही रखिए, इसका क्या मतलब है? आगे देखें, सवाल अगला देखेंगे। सवाल देखिए अगला, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चीन का पैकिंग विश्वविद्यालय एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार, ठीक है। इसका एक सेकेंड, इसको देखेंगे अभी, रुकिए 22 है या, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाँ जी, चीन का जो पैकिंग विश्वविद्यालय है एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है, हांगकांग विश्वविद्यालय है श्रेष्ठ में। तो ये अगर आप देखेंगे जो पैकिंग विश्वविद्यालय है ये क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार एशिया के दूसरे स्थान पर है, सेकंड पर है। प्रथम पर है हांगकांग विश्वविद्यालय, हांगकांग। इसमें भारत की रैंकिंग क्या होगी? क्यूएस एशिया जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसके अंदर भारत जो है सर्वाधिक विश्वविद्यालय, भारत की जो है 162 शामिल हैं। कितने भारत की इसमें रैंकिंग शामिल हैं? तो इसमें अगर आप देखेंगे क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 7 यूनिवर्सिटी टॉप 100 में आती हैं भारत की, 7 यूनिवर्सिटीज़ टॉप भारत में आती हैं इसमें। या ऐसे भी इस सवाल को पूछा जा सकता है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय किस देश के शामिल हैं? थोड़ा सा ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है, इसको देखिए। तो इसमें देखो पहला तो देख लिया आपने, दूसरे में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय इसमें चीन के हैं, चीन के यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा शामिल किया गया। चीन के 394 विश्वविद्यालय हैं, भारत के 294 हैं, ठीक। भारत के 294 हैं, सेकंड है भारत इसमें भारत सेकंड है। तो दूसरा पहला गलत है, दूसरा पहला गलत है। आगे चलते हैं। विश्व ध्यान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विश्व ध्यान दिवस, देखिए विश्व ध्यान दिवस के संदर्भ में दोनों कथनों पर विचार करिए। और इसमें 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, सही बात है। 21 दिसंबर को प्रथम विश्व ध्यान दिवस आयोजित किया गया था। देखिए दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे, दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं। आगे देखेंगे, दोनों कथन देखिए, ठीक है। सवाल अगले पर आए। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? अगला प्रश्न, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? भाई सेशन को सारे लोग लाइक कर दीजिए प्लीज़, जो लोग नहीं किए हैं कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है।
वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अगला देखेंगे दूसरे भारत, अगला सवाल देखो, दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया था, कहां पर किया गया था? तो ये होगा जॉर्ज टाउन में, जॉर्ज टाउन में कहां पर? गुयाना, ठीक है, गुयाना के जॉर्ज टाउन में। अगला देखेंगे भारत के पहले तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा कहां पर की गई है? आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, अभी तो 70 ही क्वेश्चंस हुए हमारे, अभी तो हमारे 70 लगभग कितने 76 ही क्वेश्चंस हुए हैं और आप लोग अभी क्लास छोड़ रहे हैं। सिंगापुर में। आगे देखेंगे, ये वाला सवाल वैसे हम कर चुके हैं। 10वां रायसीना डायलॉग कहाँ पर है? 10वां रायसीना डायलॉग ये कहाँ पर हुआ था? ये दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और इसमें आपको पूछ रहा है कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के पीएम, तो ये न्यूजीलैंड के पीएम हैं, ठीक है। आगे देखो सवाल अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 जून 2025 को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की, तो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री, और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी क्रोएशिया की, तो इसको बताना है। हाँ ये वाला सही है, तो ये पहली आधिकारिक वो हुई है एक तरीके से, और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की भी एक तरीके से पहले भारतीय बन गए हैं। ये दोनों कथन सही हो जाएंगे हमारे। आगे चलो एक सवाल अगला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री को किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ मैकारियोस थर्ड प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मोदी जी को प्रदान दिया है साइप्रस गणराज्य के द्वारा, साइप्रस गणराज्य ने दिया है ये मोदी जी को। अगला देखेंगे, ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? इजराइल ने ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था, इजराइल ने, ठीक है, किसके विरुद्ध किया था? ईरान के विरुद्ध किया था, ठीक है। तो उन्होंने सैन्य अभियान को नाम दिया था, अपने सैन्य अभियान था। भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ की अध्यक्षता संभाली है, भारत का कार्यकाल इस अध्यक्षता में कितना होगा? भारत ने एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता संभाली है, भारत का कार्यकाल कितना होगा? इसमें जो है इंडोनेशिया में जो है आयोजित की गई थी, ये वैसे देख लीजिएगा, इंडोनेशिया, इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था, और इसमें जो कार्यकाल भारत का है 25 से 26 तक का होगा। तो इसमें भारत का जो कार्यकाल है 25 से 26 तक रहेगा। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। अंतिमा जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून, आर्मी लवर्स गुड आफ्टरनून। आइए जल्दी से देखो, अभी स्ट्रेंथ क्यों कम हुई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर ऐसे क्लास करने का कैसे फ़ायदा होगा? हम कह रहे हैं मैराथन क्लास है तो थोड़ा लंबी चलेगी, तो आप लोग ऐसे क्लास छोड़ करके मत जाइएगा प्लीज़, ठीक। 46वां शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 26 मई को कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करें। सेशन तो मैं पूरा करवाऊंगा ही आज कैसे भी करके, ठीक है। इसको देखिए, इसका थीम पूछ सकता है आपसे, इसका थीम पूछ सकता है आपसे, तो इसका थीम क्या हुआ? इसका थीम हुआ समावेशीपन और स्थिरता, समावेशीपन और स्थिरता हो जाएगा इसका जो थीम है या विषय। निम्नलिखित असंगत विकल्प का चयन करें। अब इसमें देखो, यहाँ पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, ठीक है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़, ठीक है, पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नेवरिक, ठीक है, जर्मनी के नए चांसलर ओलेग रुकोल्स, ठीक है। तो फेडरिक मेर्ज ये गलत है, जो फेडरिक मेर्ज हैं, ठीक है, जर्मनी के नए जो है नए चांसलर बने हैं। आगे देखें, 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में भारत के शेरपा कौन थे? 16वें ब्रिक्स सम्मेलन को जो है रशिया में इसको किया गया था, रूस में इसका आयोजन हुआ था,
रूस में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और आर्थिक मामलों के जो सचिव हैं दम्मू रवि, ये भारत के शेरपा थे। दम्मू रवि भारत के शेरपा थे इसमें। अगले प्रश्न पर आते हैं। अभी तो 100 क्वेश्चंस पर भी नहीं पहुंचे हैं, लगभग पहुंचने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग शेयर कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिएगा, जो भी लोगों ने नहीं किया है, तो आ जाएंगे बाकी लोग। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग बताइए। इस रिपोर्ट के अनुसार 167 देशों में, हाँ आप में से किसी ने नहीं, क्लास तो भी इधर से स्मूथ चल रही है नेहा जी। देखो, आप में से किसी ने इसका उत्तर दिया था 99। ठीक है, 99 इसका उत्तर दिया था आउट ऑफ 167। ये वाला वो उत्तर है। ठीक है, 99th रैंक जो है सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक है। 2024 में ये रैंक थी 109। इसमें शीर्ष रैंक पर बताइए कौन है, शीर्ष रैंक पर बताइए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? ये वाला सही होगा आपका 99 में। शीर्ष स्थान पर मुझे बताइए। तो इसमें शीर्ष पर है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड सही रहेगा। फिनलैंड के बाद है स्वीडन। तो भारत पहली बार 100 देशों में शामिल हुआ है। अगला देखो, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के संदर्भ में आपको बताना है कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जारी की गई और स्वीडन ने इसमें प्रथम रैंक हासिल की है और भारत विश्व के 118 देशों में 71वें रैंक पर है। पूरा प्रश्न देखिए, ये वाला पूरा प्रश्न देखिएगा, सारे लोग देखें। तो इसमें पहला कथन देखें, पहला कथन, इसमें हमारे पास देखो पहला है, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी की जाती है, सत्य है। सूचकांक में स्वीडन को प्रथम स्थान मिला है और 118 देशों में 71वीं रैंक पर भारत है। दोनों कथन सही हैं, आपके दोनों सही हैं, दोनों कथन ठीक हैं। एक बार बताइए जरा, दोनों कथन सही हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, दोनों कथन सही हैं। टोटल इसमें देश 118 हैं और इसमें भारत की जो रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग इसमें देखिए, एक बार इसको कंफर्म कीजिए। 118 देशों में भारत को कौन सी रैंक मिली है इसमें? हाँ जी, अभी दोनों सही हैं। आगे चलते हैं हम लोग। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, आगे देखें। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में भारत के कुल कितने संस्थान शामिल हैं? इसमें कुछ अगर आपको डाउट लगेगा किसी क्वेश्चन में, अगर डेटा आगे पीछे होगा तो मैं एक अलग वीडियो में उसको ले लूँगा। ठीक है, अभी इसमें चलते हैं हम लोग। तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में अगर आप देखोगे 2026 में भारत के कुल कितने संस्थान शामिल हैं? हाँ जी, इस सवाल का उत्तर करें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो MIT है, इसमें प्रथम स्थान पर अगर आप देखेंगे तो ये MIT जो USA का है, ठीक है, MIT, जबकि IIT को इसमें 123वें स्थान पर जो है IIT दिल्ली को मिला स्थान, IIT दिल्ली। तो ये भारत का शीर्ष है, ये भारत का शीर्ष है। अब इसमें भारत के कुल कितने संस्थान इसमें शामिल किए गए हैं ये आपको बताना है। इस रैंकिंग में भारत के कुल कितने जो हैं वो शामिल किए गए हैं। तो भारत के 54 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं, 54। भारत के 54 विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं। आगे आते हैं, सवाल अगला देखें। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो यूनेस्को, तो यूनेस्को एसओसी का जो अध्यक्ष किस अवधि के लिए चुना गया है, इसको बताएं। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है, तो ये है एक तरीके से इकोसोक कहते हैं इसको, इकोसोक। तो 4 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा भारत को सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2026 से 2028 तक चुना गया। 26 से 28 तक, 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर
2028 तक, 2028 तक। आगे देखो 99 पर आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 99 पर आ गए। हाल ही में किस देश में विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई मेथनॉल संयंत्र शुरू किया गया है? ई मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में विश्व का पहला, डेनमार्क में विश्व का पहला ई मेथनॉल संयंत्र शुरू किया गया है। 100 पे देखेंगे, फरवरी 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का फैसला करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने वाला विश्व का पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? इसका उत्तर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा पनामा। पनामा नहर से आपको ध्यान होगा, पनामा। तो चीन के BRI से निकलने वाला विश्व का पहला लैटिन अमेरिकी देश पनामा हुआ। आगे चलते हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक बताइए। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ में भारत की रैंक, तो इसमें अगर आप देखेंगे विधि के शासन में गिरावट देखी गई है इसमें, और सूचकांक में प्रथम द्वितीय तृतीय रैंक पे अगर आप देखोगे डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, दूसरा है इसमें नॉर्वे, सेकंड। भारत की रैंक कोई बताओ मुझे, किसी को पता है भारत की रैंक इसमें? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए जल्दी से। भारत की रैंक इसमें 79 होगी, 79। इसका PDF या तो आप व्हाट्सएप पे मिल जाएगा 8700739033, या हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आगे चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनोवर्क संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? किस देश में? हाल ही में इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका PDF है तो टेलीग्राम पर जाइएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पर। ब्राज़ील ने, ठीक है। तो इफ्को ने ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनोवर्क संयंत्र स्थापित करने की बात की है। तो यहाँ पर पराना, ठीक है, पराना प्रांत है, इसकी प्रांत में ही स्थापित करने की घोषणा की है। आगे देखो, हाल ही में याला ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित कर दिया है। किस देश में स्थित है ये ग्लेशियर? हाल ही में ये ग्लेशियर, देखो ग्लेशियर को पिघलने से रोका जाएगा नहीं, ये तो फ्री में मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। इसको देखिए, हाल ही में याला ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित कर दिया गया। किस देश में स्थित है ये? तो नेपाल का पहला ग्लेशियर है जिसको मृत घोषित किया गया है। ये नेपाल का पहला ग्लेशियर है जिसको मृत घोषित किया गया था। इसका अगर आप देखें 1970 से लेकर के अब तक इसका 66% भाग जो है एक तरीके से क्या हो गया है, एक तरीके से पिघल गया है वो पूरा। आगे देखेंगे, 23 से 25 अक्टूबर 2024 के बीच में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठकों में 4 देशों की ग्रे सूची में किसको शामिल किया गया है? उस देश का नाम बताइए जिसने इस बैठक के दौरान ग्रे सूची से बाहर किया गया है। अब तो देखो, FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था है। तो 4 देशों में अल्जीरिया, अंगोला, कोट डी आइवर और लेबनान को इसकी ग्रे सूची में शामिल किया गया है, लेकिन सेनेगल को इससे बाहर किया गया है। सेनेगल को इससे बाहर किया गया है। आगे देखेंगे, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपको गलत विकल्प को पहचानना है। इसका प्रकाशन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किया जाता है। देखिए, इसका जो अगर आप देखेंगे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है? चलिए इसको बताइए। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ही जारी करती है। अब इसमें देखो, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में पहली रैंक किसकी है और भारत की रैंक कितनी है?
आगे चलते हैं। तो नॉर्वे में, इसमें नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है और भारत की रैंकिंग इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर 41वीं है, ठीक, इसमें 41वीं रैंक है। आगे देखें, नॉर्वे लगातार 16वें वर्ष पूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में बना हुआ है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में नॉर्वे लगातार 16वें वर्ष पूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में जो है एक तरीके से बना हुआ है। अब देखो इसमें से आपको, अच्छा ये इसमें आपको एक सेकंड, इसमें आपको गलत वाला पहचानना है, ठीक है। तो गलत वाला तो यही हो जाएगा ना, गलत वाला तो यही हो जाएगा, 41वीं रैंक है, ठीक है, 41वीं रैंक है इसकी, जबकि इसमें गलत बताई हुई है। आगे देखेंगे, थोड़े सवाल बड़े बड़े हैं ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में प्रथम विश्व ध्यान दिवस कब आयोजित किया गया? तो ये नया एक ईयर है, 21 दिसंबर 2024 को, दिसंबर है, सितंबर नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर 2024 को ये दिन मनाने की घोषणा की थी और 21 दिसंबर 2024 में आयोजित किया गया था। हाल ही में तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान में किस खेल पर प्रतिबंध लगाया गया था? कौन सा ये खेल है? तो ये शतरंज है, शतरंज। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। हाँ जी, भारत द्वारा एंटी डोपिंग ड्यूटी की अनदेखी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण किस देश से जूट और फाइबर उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो देखो, भारत के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह जो निहावा शेवा है, इसको छोड़कर सभी भूमि और समुद्री बंदरगाहों से आयात पर लागू होंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे कौन से देश से, इसमें थोड़ा सा देखिए आप, भारत के द्वारा एंटी डोपिंग ड्यूटी की अनदेखी तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण किस देश से जूट और फाइबर उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा की गई है? रेनू जी गुड आफ्टरनून। बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। जूट फाइबर उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे देखेंगे, इसको देखिए, देखो इसमें 3-4 प्रश्न आपके शामिल हो जाएंगे। ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुशांबे में हुआ है, तो ये सही है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडम में हुआ है, ये भी ठीक है। अगला देखेंगे, 78वीं विश्व स्वास्थ्य जो सभा का आयोजन जेनेवा में हुआ है, ये भी ठीक है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ है। तो 46वां जो 2025 में आसियान का शिखर सम्मेलन है, ये यहाँ पर नहीं हुआ, यही गलत है, ये हुआ है कोलालमपुर मलेशिया में। अभी हमने देखा था कोलालमपुर मलेशिया, ये प्रश्न में लिया है हमने, मलेशिया कोलालमपुर। आगे चलें, एट सी ऑब्जर्वर मिशन क्या है? एट सी ऑब्जर्वर मिशन क्या है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित करने के लिए क्वाड देशों का पहला मिशन है ये। तो क्वाड देशों का पहला मिशन है ये, क्वाड देशों का पहला मिशन। आगे चलें, एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में आम के पौधे को रोपित किया था? किस देश में आम के पौधे को रोपित किया था? अगला प्रश्न देखिए, एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आम के पौधे को रोपित किया था? तो ये मालदीव, ये इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव, ठीक है, मालदीव में रोपित किया था। अगला देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विश्व में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या भारत में है। ये बिल्कुल ठीक है, बाघों की जो संख्या है भारत में वो है 2167 या 3900 तक आती है। और इसमें जो है अगर आप देखेंगे विश्व के 75% से ज़्यादा बाघ भारत में। तो वैश्विक स्थिति पर जंगली बाघों की संख्या घट रही है, इसको देखेंगे। तो वैश्विक स्तर पर जंगली बाघों की संख्या घट रही है, ये बात सही है, ये बात सही है। तो दोनों इसमें सही हो जाएंगे, हमारे दोनों सही हो जाएंगे।
निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें वर्ष गिरावट देखी गई है? किस देश की जनसंख्या लगातार 14वें वर्ष गिर रही है? जापान में अगर आप देखें, ठीक है, जापान में अगर आप देखेंगे 1 अक्टूबर 2024 को जापान की संख्या थी 12 करोड़ 30 लाख, ठीक है। और पिछले वर्ष अगर आप 2025 में देखोगे तो अब ये इसमें 9 लाख कम हो गई है, 9 लाख की इसमें कमी आ गई है। आगे देखें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ किस देश के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक सहयोग हेतु समझौता हुआ है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ किस देश के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक सहयोग हेतु समझौता हुआ है? जो लोग डेली होते हैं क्लास में उनको होना चाहिए, आज तो मुझे लग रहा है रुक ही नहीं रहे ज़्यादातर लोग। नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय, चलिए देखते हैं। भारत और स्पेन ने किस वर्ष ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? भारत और स्पेन के द्वारा किसको ड्यूअल ईयर मनाने की घोषणा की है? तो 2026 को ड्यूअल ईयर मनाने की घोषणा की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रैवल ट्रैकिंग जो 2025 है, इसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को इसमें कौन सा स्थान दिया गया है? भाई थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाइए, आप लोग इसको शेयर करिए, आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम ट्रैवल में 2025 में दुनिया के 52 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों की सूची में भारत को मिला है 4th स्थान, 4था स्थान भारत को मिला है। तो इसमें प्रथम स्थान पर, एक सेकेंड, आप लोग भी इसको शेयर कर दीजिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रैवल रैंकिंग 2025 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों की सूची में 4था स्थान भारत के किस राज्य को दिया गया है? करंट ज़्यादा आता नहीं है मुझे, इसलिए देख रहे हैं। अच्छा, बाकी लोगों को शायद अभी तो हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं है, कर लीजिए इसको। तो देखो, न्यूयॉर्क के हिसाब से दुनिया की 52 सबसे बढ़िया घूमने लायक जगहों में असम को स्थान दिया गया है इसमें, असम को, ठीक है। असम जो है 4थे स्थान पर है भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन में, और 52 जगह हैं टोटल इसमें, 52 जगह। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2030 से पहले अपने शहरों में सफाई के लिए 30 लाख लावारिस कुत्तों को मारने की योजना बना रहा है? इसको देखिए, असम हो जाएगा उसका सही उत्तर। अच्छा, इस वाली सूची में प्रथम स्थान भी पूछ सकता है, अभी किसका है? ब्रिटेन का एक क्षेत्र है, ब्रिटेन का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है जैन ऑस्टेन, प्रथम भी याद रखिएगा, जैन ऑस्टेन, ये इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड का है। इसको देखो, कौन सा देश जो है, इसमें है मोरक्को, और इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी अगर ऐसा कर रहा है वो। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन इंडस्ट्री में विश्व में एक तरीके से कौन सा बाजार तैयार है भारत का? तो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के अनुसार भारत एआई में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, ग्रीन इंडेक्स में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, ये दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। निम्नलिखित में से भारत के किस परमाणु संस्थान से अमेरिका द्वारा प्रतिबंध हटाया गया है? तो अमेरिका के द्वारा भारत के 3 परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटाया गया है। एक तो बार्क से हटाया गया है, दूसरा IGCR से हटाया गया है, और इंडियन अर्थ रेयर अर्थ लिमिटेड से हटाया गया है। सही, सारे सही हो जाएंगे इसमें, सारे सही। नेचर ह्यूमन बिहेवियर पत्रिका के अनुसार विज्ञान पर भरोसा करने के मामले में भारत किस स्थान पर है? अच्छा प्रश्न है। नेचर ह्यूमन, तो इसमें अगर आप देखें विज्ञान पर भरोसे के मामले में प्रथम स्थान पर तो है मिस्र, पहले स्थान पर है इजिप्ट या मिस्र, और दूसरे स्थान पर है हम यानी भारत दूसरे स्थान पर। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया है? किसके द्वारा भारत को 2025 को, आगे देखो, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया है? आगे चलें। ये किया है यूएई ने।
यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद, जो शेख मोहम्मद हैं, शेख मोहम्मद यूएई के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कैसे लिखा है नहीं समझ में आ रहा है। आगे चलें। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, अगला सवाल देखो, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए इसको देखेंगे, स्पेन के बार्सिलोना में, स्पेन के बार्सिलोना में, स्पेन के बार्सिलोना में इसका आयोजन किया गया है। अगला देखें, स्पेन के बार्सिलोना। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? हाँ जी, इस प्रश्न को बताइए सभी लोग। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है एक इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में है, इसमें है, इसमें देखिए इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ है ये 2025 में। आगे चलें। संयुक्त राष्ट्र की दक्षता में सुधार लाने और साथ ही इसे लागत अनुकूल बनाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा क्या घोषित किया गया है? कौन सी पहल को घोषित किया गया है? कौन सी पहल को घोषित किया गया है? जल्दी से बताइए, कौन सी पहल है? बातें शुरू हो गई आप लोग की। संयुक्त राष्ट्र की दक्षता में सुधार लाने और इसे लागत अनुकूल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा घोषित पहल कौन सी है? ऑफलाइन देखते हैं फास्ट करके, चलो ये भी सही है वैसे बाद में। तो UN80 पहल है ये, UN80 पहल है ये, UN80 पहल। आगे देखिए, दुनिया का पहला AI से तैयार अखबार फोगलियो कहां से प्रकाशित हुआ है? दुनिया का पहला AI से तैयार अखबार फोगलियो कहां से प्रकाशित हुआ है? देखो अच्छा सवाल है ये। इटली में हुआ है, इटली में, इटली में हुआ है, नहीं बेल्जियम में नहीं, इटली में हुआ है, इटली में हुआ है ये कार्य। आगे चलते हैं। चैट जीपीटी से छापा जा रहा है पूरा का पूरा। इटली के फोगलियो ने रचा इतिहास है ये, ठीक है एक तरीके से। फीफा विश्व कप 2026 में प्रतिबंधित देश कौन सा है? फीफा वर्ल्ड कप 2026 में प्रतिबंधित देश कौन सा है? फीफा वर्ल्ड कप कब होगा, कहाँ होगा, ये भी बताइएगा। तो रूस, कांगो, पाकिस्तान तीनों बैन है ये। रूस, कांगो, पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप में पूरी तरह से बैन है, लेकिन अब पाकिस्तान से बैन हटा दिया है इसमें, ठीक है, पाकिस्तान से बैन हटा दिया है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? बताइए कहाँ पर होगा? तो फीफा विश्व कप को भी हम लिख लेते हैं, ये मैंने आपको एक करवा ही रखा है वैसे तो क्लास में, आपको ध्यान हो तो। इसका होगा USA, कनाडा प्लस मैक्सिको। मैक्सिको ये कहाँ के देश हैं? तीनों नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, याद है आपको? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की 3 बड़ी कंट्री हैं ये, नॉर्थ अमेरिका की जो हैं ये 3 बड़ी कंट्रीज़ हैं, ठीक। तो इसका संयुक्त रूप से आयोजन करा रहे हैं तीनों देश। इसमें कुल 48 टीमें भाग लेंगी। पाकिस्तान, रूस, कांगो पे इसमें बैन है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन संगोष्ठी 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। आगे देखें, डोपिंग, आगे देखें, सवाल अगला देखिए, डोपिंग उल्लंघन मामले में वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? डोपिंग मामले में जो एथलेटिक्स की नैतिकता होती है, एथलेटिक्स नैतिकता इकाई है, इसके द्वारा डोपिंग उल्लंघन मामले में वैश्विक सूची जारी की गई है। भारत को 2nd स्थान मिला है, ठीक है। भारत के 128 एथलीट हैं और इसमें केनिया प्रथम स्थान पर है, केनिया प्रथम स्थान पर है। ब्रिक्स संसदीय मंच की ब्राजीलिया बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व का जो प्रतिनिधित्व मंडल है, इसका लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसका क्या किया गया है? नेतृत्व किया गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची 3D प्रिंटेड इमारत कहाँ बनाई गई है?
स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में, स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में, स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में। आगे चलें, और इसका नाम क्या है? टोर अल्वा। इस इमारत का नाम क्या है? इसका नाम, इस इमारत का नाम है टोर अल्वा। टोर अल्वा। कभी प्रश्न टकरा ही जाए। उपभोक्ता खाद्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024-25 में कितनी रही? चलिए अगली कैटेगरी आ गई है उपभोक्ता खाद्य सूचकांक। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति 2024-25 में कितने % रही? तो ये 8.4 हो गई, ये बढ़ करके 8.4। अभी थोड़ा सा बजट पर प्रश्न लेंगे, अब बजट वाले क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन तो 300 है हमारे पास में, 300 क्वेश्चन है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2023-24 में बेरोजगारी दर कितनी थी? आ सकता है ये वाला सवाल। तो 2017 में अगर आप देखेंगे, 2017-18 में, 2017 और 18 में ये थी 6%, और 2023-24 में ये थी 3.2%, 3.2%। वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि और संबंधित क्षेत्र में वृद्धि कितने दर की वृद्धि % इसमें जो है देखने को मिली है? तो इसमें देखो जो 3.8% है, 3.8%। देखो एक तो है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। इन तीनों में प्राथमिक क्षेत्र में 3.8% की है, द्वितीयक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि है, और तृतीयक क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि। ये वृद्धि दर हैं ये, ठीक है, ये वृद्धि दर है। तो वित्त वर्ष 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र में अगर आप देखें 3.8%। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का कुल उत्पादन कितने % है? तो गैर जीवाश्म ईंधनों से स्थापित विद्युत क्षमता का कुल उत्पादन 46.8% है, 46.8% है। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से स्रोत से कुल उत्पादन क्षमता का लक्ष्य जो है कितना रखा गया है? 2030 तक जो लक्ष्य है, ये 2030 तक जो लक्ष्य है कितना रखा गया है? 50% का, 50% का। आगे चलो, लोगों के कुल स्वास्थ्य खर्च में अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च का अनुपात कितना है? लोग स्वास्थ्य पर कितना % खर्च कर रहे हैं? तो कुल स्वास्थ्य खर्च में अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च का अनुपात घट करके 39.4% हो गया है, जो इससे पहले 62% था। ये पहले था, इससे घटा है इतना 39%। और सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़कर 48% हो गया। सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़ करके 48% हो गया। वैश्विक निर्यात में भारत हिस्सेदारी के मामले में किस स्थान पर है? वैश्विक सेवा निर्यात मामलों में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक सेवा निर्यात में भारत को बताना है आपको, तो 7वीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी है इसकी, ठीक है। और इसमें यूएसए प्रथम स्थान पर है। कौन? यूएसए प्रथम। केंद्रीय बजट 2025-26 के थीम को बताना है क्या है? केंद्रीय बजट 2025 का जो थीम है वो है सबका विकास, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में देखो, याद रखिएगा, यहाँ सबका साथ सबका विकास ये मोदी गवर्नमेंट का नारा है, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट का नारा है, लेकिन इसका जो थीम है वो सबका विकास है। कभी आप जल्दबाजी में इसको कर लो। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों को मान्यता दी गई, जिसमें कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो 4 इंजनों को, इसमें विनिर्माण को इसमें शामिल नहीं किया गया। विनिर्माण बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और ये द्वितीय क्षेत्र होता है हमारी अर्थव्यवस्थाओं में, ठीक है। तो विकास का चौथा इंजन निवेश को कहा गया है, ठीक है, विकास का चौथा इंजन निवेश को कहा गया है। आगे देखो सवाल अगला, वित्त वर्ष 2025-26 के राजकोषीय घाटा अनुमानित कितना है? केंद्रीय बजट के अनुसार जो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 है। डायरेक्ट फैक्ट पे क्वेश्चन है, एक बार ही पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत है? पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो जीडीपी का 3.1% है ये। आगे देखें, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नाम मात्र जो नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित रही है? तो ये जीडीपी दर जो है 10.1% रही है। आगे चलिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी वर्ग को कितने वार्षिक आय तक कोई आयकर नहीं देना होगा? क्या किया है आपने? इसको देखिए,
KVS में कहीं सीटेट चाहिए, कहीं किसी एग्ज़ाम में नहीं चाहिए उसके, मतलब किसी कैटेगरी में, उसको भी एक नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अभी पूरा नोटिफिकेशन देखा नहीं है, इसको बताइए। तो नई कर व्यवस्था में 1 लाख रुपए तक की औसत आय, जैसे 12 लाख रुपए वार्षिक है, इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 12 लाख रुपए तक, ठीक। जबकि तो यहाँ पर जो वेतन भोगी, लेकिन यहाँ पर देखो वेतन भोगी है, यहाँ पर वेतन भोगी वर्ग के लिए ये 12.75 लाख रुपए तक की छूट दी गई है, ठीक है। अगला देखेंगे, आगे देखिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन आरंभ किया गया था, जिसमें कौन सी दाल विशेष रूप से शामिल है? कौन सी दाल इसमें दाल शामिल नहीं है, ये देखिए। तो दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन चालू किया है भारत में, जिसमें मुख्य रूप से 3 दलहन है, तुअर, उड़द, मसूर पर ध्यान केंद्रित करने की बात की है। तुअर, उड़द, मसूर ये तीनों शामिल हैं, चना इसमें शामिल नहीं है। आगे देखें, केंद्रीय बजट 2025-26 में संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी गई है? आज आपकी एसएसटी की क्लास भी होगी और हिंदी की क्लास भी होगी, एसएसटी की, हिंदी की क्लास दोनों की होगी आपको। केसीसी के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण की सीमा पहले 3 लाख हुआ करती थी, 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख कर दी गई है, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं और औषधि हैं ये, ठीक है, औषधियों को मूल सीमा शुल्क जो BCDA से पूरी तरह से छूट प्रदान की गई है। तो कुल मिलाकर के 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं। एसएसटी की टाइमिंग 5 बजे से है, 5 बजे से 7 बजे तक एसएसटी की टाइमिंग रहेगी, 8 बजे से आपकी हिंदी की टाइमिंग रहेगी, ठीक है। अब डेली क्लास होगी, डेली क्लास होगी, कंफर्म है, सेशन लगे हुए हैं आपके। साजिदा जी आपका कौन सा विषय है मेन? हम पहले ही बता दे रहे हैं, एसएसटी के सेशन सुबह ही लगा दिए हमने, और हिंदी का भी सेशन लगा हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। देश में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माण हेतु अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में जोड़ा गया है। तो इसमें देखिए, तो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माण हेतु 35 अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं को, ठीक है, 35 जोड़ी गई हैं। आगे चलें, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत सरकार का प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो 0.8% है, ठीक है, 0.8% है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कौशल विकास हेतु कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाने की घोषणा की है? कितने उत्कृष्टता? तो ये 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की बात की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी? अटल टिंकरिंग लैब कितनी खोली जाएंगी? 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खोली जाएंगी। केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र के द्वारा ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 37% है और कुल व्यय का 25% है, ठीक है। राजस्व प्राप्तियों का पूछा हुआ है तो 37% करेंगे, 37%। आगे देखो, केंद्रीय बजट, तो हमने बजट के क्वेश्चंस भी इसमें कर रहे हैं सारे के सारे। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जो कर राजस्व किस मद से प्राप्त हुआ है? तो इसमें सबसे ज़्यादा कर राजस्व जो है आयकर यानी इनकम टैक्स से प्राप्त हुआ है, इनकम टैक्स से प्राप्त हुआ है। तो इसमें इसके बाद जीएसटी सेकंड नंबर पर है, ठीक है, जीएसटी सेकंड। इसमें जो है आयकर से जो प्राप्त हुआ है जो है 22%, सेकंड नंबर पर है ये 18% जीएसटी, और निगम कर से है 17%, उत्पाद शुल्क से है 5%। तो ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ी सी डिटेल भी लिख लीजिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार की बकाया देनदारियाँ जीडीपी की कितनी प्रतिशत हैं? तो ये हैं, अभी देखो 56.1% है, और इसे घटाकर 2031 तक की जो जीडीपी है वो 50% लाने का लक्ष्य है 50%। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? थोड़ी सी अलग कैटेगरी आ गई।
इसको देखेंगे। थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए चाहें तो आप इसमें। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, पर्यावरण पर। अब देखो अगले क्वेश्चंस होंगे पर्यावरण पर। कितने बजे क्लास चलेगी, कौन सी वाली क्लास आपकी? जो 5 बजे से तो आपकी एसएसटी की क्लास हो जाएगी आज। 5 बजे आपकी एसएसटी की क्लास हो जाएगी। अब कल करवाइए इतनी ही देर में। 150 क्वेश्चंस हो गए हैं, या तो फिर रात में ही सेशन हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। रात को 9 बजे से क्लास में कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप बताइए मुझे, 9 बजे से करें कंटिन्यू? 150 क्वेश्चन ही करेंगे फिर 9 बजे। अभी कितना देर हुआ क्लास को चलते हुए बताइए? 150 सवाल और बाकी हैं, फिर रात में करना पड़ेगा। रात में अगले 150 करेंगे, हमें ये पूरा ही करवाना। जब बना दिया आपके लिए तो पूरा करवाना पड़ेगा। इसमें अभी 1.25 घंटे हुए हैं इस क्लास को चलते हुए। सभी लोग बताइए एक बार ज़रा कंफर्म कीजिए। स्ट्रेंथ ही कम हो गई ना, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, बचे हुए जो 150 ही करवाएंगे। अब 150 320 के आसपास प्रश्न है हमारे पास में, और इसके आगे के प्रश्न तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसमें अभी जो रिपोर्ट हमने उसकी ली है ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट भी शामिल की है। कई सारे और टॉपिक हैं अभी इसमें, ठीक है। पुरस्कार इसमें शामिल है, आगे जो आएगी इसके बाद में जो है पुरस्कार आदि सब आएंगे, वो लिए हैं इसमें। तो रात में इसका आधा हिस्सा कर लेंगे, हैं? ठीक है भाई। 150 क्वेश्चन तो हमने यहाँ तक कर लिए हैं, यहाँ से आगे रात में कर लेंगे। सभी लोग बताएं एक बार ज़रा। 9 बजे वाला सेशन लगा देते हैं हम, फिर 9 बजे कर लेंगे बाकी सेशन को। ठीक है, तो फिर रात में ही करेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए तो फिर 9 बजे से आइएगा रात को, फिर इस वाले सेशन में जुड़ते हैं हम लोग। 9 बजे का देख लेंगे, अगर संभव नहीं हुआ तो फिर 9 बजे का सेशन क्या करोगे आज? क्योंकि आज वैसे बाहर भी मुझे जाना है, आज बाहर भी जाना होगा। देख लेते हैं, अगर 9 बजे से नहीं हुई तो 10 बजे से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि 9 बजे हो जाए सेशन, क्योंकि अब तो 5 बजे से तो सर की क्लास है, फिर 7 बजे से भी क्लास है, बीच में कोई टाइम मिलेगा नहीं। 8 बजे से सर की क्लास है, देखते हैं फिर कब करेंगे इसको। कोशिश करेंगे 9 बजे से क्लास हो जाए, क्योंकि मुझे बाहर जाना है आज। ठीक है, मैं भी अपना बता दे रहा हूँ, कभी आप लोग वेट करें। अगर समय से मैं वापस लौटता हूँ तो 9 बजे हो जाएगी क्लास ही। ठीक है, 10 बजे से। ठीक है, तो 10 बजे से भी 9 बजे या 10 बजे, अगर 9 बजे होगी तो कोई दिक्कत नहीं, वरना फिर 10 बजे तक का वेट कर लीजिएगा। 10 बजे करेंगे इसको। अभी करवा देंगे तो 20 बच्चे ही अभी आप लोग बचे हुए हैं, सारे चले गए हैं अपने अपने गांव को। ठीक है, 10 बजे तक आइएगा आप। अगर कोशिश करूँगा मैं पहले पहुँचा तो मैं उसे समय से ही लूँगा क्लास को 9 बजे से, और ज़्यादा एक्सटेंड की तो 10 बजे करेंगे। 10 बजे के बाद तो लगभग 9 बजे तो फ्री हो जाते हैं सब लोग। आप करवाएंगे पूरा सेशन, ऐसा नहीं है, सेशन पूरा ही करवाएंगे तो ये 3 घंटे की क्लास हो जाएगी फिर। चलो फिर इवनिंग में ही देखते हैं इसको। क्योंकि अगर 1.5 घंटा भी लेंगे तो 5 बजे तक ये पूरा नहीं होंगे। करवा के ख़त्म कीजिए। अच्छा, एप्लीकेशन पर क्लास है, हाँ ये भी सही बात है। तो इसको दूसरे हिस्से में कर लेंगे, ठीक है। इसको दूसरे हिस्से में ही करते हैं, टेंशन मत लीजिए, करवा देंगे सारे क्वेश्चन आपके। पीडीएफ भी देंगे इसका, इसके दूसरे हिस्से में करेंगे। चलिए आप लोग एप्लीकेशन पर जो जिन जिन की क्लास हैं आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच। जो लोग सेशन से बाद में जुड़े, लाइक और शेयर कर दीजिएगा।